मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम आज हमारे साथ न्यू डॉक्टर सैफुल्ला जो अभी न्यू ज्वाइन किए हैं जियो प्लेटफॉर्म पर, तो काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। तो आज उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और जो आज टॉपिक है मोस्ट कॉमन फेब्राइल इलनेस, बच्चों में या बड़ों में कि अचानक से फीवर आ जाना या उसके कारण और भी कोई कि प्रॉब्लम हो जाना। तो फेब्राइल सीजर के बारे में डॉक्टर साहब आज यहाँ पर बताएंगे। फेब्राइल सीजर होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, कोर्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बोल सकूं। और ये टॉपिक जो कि बहुत ही कॉमन है और उतना ही गंभीर तो नहीं कहेंगे, बट ये हर साल जो है ना ये आता है। और काफी हेल्थ से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड और एक सोशल कॉज है। स्पेशली दिल्ली में जैसे डेंगू आता है, तो ओवरऑल फीवर एक आज मेरा टॉपिक है एक्यूट फेब्राइल इलनेस, जिसको कैसे उसका निदान कैसे उसको पहचानते हैं, कैसे उसमें सिम्टम्स को देखते हैं। उसके पहले मैं एक छोटा सा अपना परिचय करना चाहूंगा। माय नेम इज डॉक्टर सैफुल्ला। डॉक्टर सैफुल्ला, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। इसके अलावा मैंने एमईएम, जो कि मास्टर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन है, वो मैंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से किया है। इसके साथ साथ मैंने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ भी किया हुआ है। अभी के टाइम में मैं मूलचंद हॉस्पिटल लाजपत नगर न्यू दिल्ली में इमरजेंसी कंसल्टेंट तौर पर कार्यरत हूँ। मेरा परिचय इन 3 शब्दों में शुरू होता है, जो कि मैंने एक ट्रैवल ब्लॉगर भी है और एक नॉवेल भी है, जिसको रियो टू रोम, तो वही मैंने इसको लिया है। इन शॉर्ट, काला जारा टू डेंगू टू ब्रुसेला। इसका दूसरे शब्दों में है कि कटिहार मुजफ्फरपुर, जो कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, ये मेरी कैरियर की जर्नी का एक छोटा सारांश है, निचोड़ है। क्योंकि मेरा जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर मैंने कटिहार बिहार में एमबीबीएस किया, फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने एज ए जूनियर रेजिडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एलएनजेपी, राम मनोहर लोहिया सफदरजंग वगैरह में काम किया। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चला गया 2008 में, जहाँ एक छोटा सा शहर रफा है। वहाँ मैंने तकरीबन 15 साल वहाँ पर एज रेजिडेंट और इमरजेंसी रेजिडेंट और सुपरवाइजर इन्फेक्शन कंट्रोल में मैंने काम किया। तो ये फीवर कहाँ पर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कैसे कैसे चेंज होता जाता है प्रायोरिटी डायग्नोसिस बेसिस पर, उसी का ये छोटा सा एक जो है ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। कि अगर बिहार में जहां से मैंने किया वहां कालाजार फर्स्ट डायग्नोस बनता है। अगर फीवर की बात करें तो दिल्ली में स्पेशली इस सीजन में डेंगू, और जहां मैंने काम किया 15 साल वहां फीवर अगर लेकर कोई पेशेंट आता था तो उसका सबसे वन ऑफ द कॉमन कारण जो था वो ब्रूसेला था। ये सेम चीज जो मैंने अभी बोला है उसका एक डिस्क्रिप्टिव वे में है। मेरा जो ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इमरजेंसी रूम में ही रहा है। इसके साथ साथ मैंने आईसीयू में भी, क्रिटिकल केयर में भी और जनरल रेसिडेंट के तौर पर और जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे भी काम किया है। अभी हाल ही में 5-6 साल पहले मैंने ये अपना मास्टर्स इमरजेंसी मेडिसिन किया है, जिसके अंदर अंतर्गत एसीएलएस, बीएलएस, ट्रॉमा रिससिटेशन, हर तरह की इमरजेंसी। और अभी के दौर में जो फोकस मतलब पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड से आप क्या क्या चीज पता कर सकते हैं, इस पे मेरी स्पेशलाइजेशन है। सेम चीज को मैं फिर से और एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। इसमें नोटवर्दी ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले पिछले 2-3 सालों में मैंने ऑनलाइन एज टेली फिजिशियन, जैसे कि जियो मित्रा प्लेटफॉर्म है, ऐसी और भी प्लेटफॉर्म है जैसे मेडीबडी, डाटा 1mg, और एक न्यूमी केयर है जो बेसिकली गायनिक और पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड है। उसके अंदर भी मैं एज टेली फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर बोल लो, आप मेडिसिन कंसल्टेंट बोल लो, मैंने काम किया है और एक दो से मैं अभी भी अटैच हूँ। इसके साथ साथ जब मैंने वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल पे काम किया तो
फीवर, बल्कि स्पेशली कोविड में हर तरह के जनरल पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को कैसे मोटिवेट करना है, ट्रेन करना है, इसके साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर, इन सब में भी मैंने काम किया है। अब हम आपके आज के टॉपिक पर आते हैं, फीवर। फीवर क्या होता है? फीवर में भी जो है ना, अभी फिलहाल हम लोग जो आज का दिन है, वो चूंकि अभी मानसून है और मानसून में यहाँ पर वायरल डिजीज काफी कॉमन थी, उसको ले रहे हैं। अदरवाइज फीवर के और भी अलग अलग कारण होते हैं। जैसे अगर अब क्रोनिक डिजीज हो जाए, इन्फेक्शन, कहीं एब्सेस हो जाए, अचानक से ट्रॉमा हो, उसके लिए भी बॉडी फीवर क्या है, बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट में, कि बॉडी अपने आप को तैयार करती है, लड़ती है मर्ज से, ताकि जो है ना टॉक्सिन वगैरह जो है बॉडी से रिलीज हो जाए। अभी हम लोग एक्यूट फीवर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फीवर 14 दिन तक लास्ट करता है, इसका मुख्य कारण वायरल होता है, स्पेशली बरसात के दिनों में, मानसून में। अगर वो वायरल फीवर अगर कुछ दिन कंटिन्यू कर जाता है, तो वही बैक्टीरिया में या अदर दूसरे जो परजीवी हैं उसमें प्लाज्मोडियम वगैरह भी होता है, कुछ अन्य वगैरह से भी होता है। तो ये भिन्न भिन्न कारण है। फंगल इन्फेक्शन भी फीवर करा सकता है। तो ये फीवर के कुछ कारण है। फीवर जनरली प्रेजेंट करता है, जैसे कि फीवर खुद में है, बुखार जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी में जिसमें काफी दर्द होता है, वीकनेस होती है, और सिर दर्द भी होता है, चिड़चिड़ापन आता है, काफी लेथार्जिक कमजोरी रहती है, और 24। कोई भी काम करने का 24। हेलो। 24 बताओ, 34 लिखवा दे रहे थे। प्लीज म्यूट कर दीजिए। सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है, वो कृपया वेबिनार को पहले सुनिए। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। सर कंटिन्यू कीजिए सर ठीक आप। है। तो yes, तो जैसा फीवर के सिम्टम है, एक जनरल है कि बॉडी एक होगा, कमजोरी होगी, सिर दर्द होगा। इसके अलावा अगर फीवर का अगर डिफरेंट कारण पर जाएंगे, तो कुछ इसके साथ और सिम्टम हो सकते हैं। जैसे अगर फीवर लूज वायरल जो है ना, जिसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, अगर उसमें होगा तो उसमें साथ में वोमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह हो, तो थ्रोट में कंजेशन, थ्रोट में अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, जैसे खराश जिसको बोलते हैं, कमजोरी लगना, ये सारा हो सकता है। अब हम आते हैं कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा हो सकता है। अगर 100 की बात किया जाए, 100% में जैसे होता है कि यहाँ पर है कि एक डायग्नोसिस बनता है, जिसको बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, के इंस्पाइट के वायरल, बैक्टीरिया, फंगल और अदर जो है ना इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बट फिर भी कुछ आप फीवर रहेगा, आप सारे टेस्ट कराएंगे, सारे नेगेटिव टेस्ट नेगेटिव आएंगे, फिर भी इन्फेक्शन कंटिन्यू रहेगा, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग डायग्नोसिस को बताते हैं कि पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसमें फीवर का कारण ना मालूम होता है। इसके लिए कुछ फर्दर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी 5 साल पहले, 6 साल पहले तकरीबन, के वायरल में भी कोविड 19 कोविड इन्फेक्शन था, वो एक प्रमुख तौर पर आया था, जिसने सारे विश्व को अपने अंदर लपेटे में लिया था। तो उस दौरान हमें फीवर और उससे रिलेटेड जो सारी बहुत सारी बातें जानने को, सीखने को, समझने को, करने का जो है हमें अवसर हुआ था। वायरल में फिर जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला, ज्योग्राफिकल पैटर्न के साथ साथ जो है ना, किस वेदर में और कहाँ पर है। तो अभी के मौसम में डेंगू अपने आसपास सराउंडिंग, अगर दिल्ली और एनसीआर या नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, अगर डेंगू नहीं है तो एक चिकनगुनिया भी हो सकता है, स्क्रब टाइफस भी हो सकता है। बैक्टीरियल में जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस। हाँ, कुछ फीवर का जो अगर देखा जाए, अगर हम लोग उसको एज वाइज भी हम लोग फीवर को डिफरेंशिएट या डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं। एडर द एक्सट्रीम ऑफ एज, चाहे कम उम्र बच्चे हों या काफी बुजुर्ग लोग हों। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन सबसे कॉमन। बेड बाउंड, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उसमें लंग का इन्फेक्शन सबसे कॉमन। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर रह रहे हैं, या पर्टिकुलर डिजीज किसी जगह के लिए इंडो पाई जाती है, जैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या भीड़ भाड़ इलाके वाले में रहे, या जहाँ मच्छर का प्रकोप हो, मलेरिया, टीबी और टाइफाइड होने का चांस जो है ना, उसका संभावना काफी बढ़ जाती है।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हेल्थ केयर और प्रिवेंशन से रिलेटेड है कि जैसे एक कारण मैंने बताया कि भीड़ भाड़ इलाके, उसी तरीके से हेल्थ हाइजीन, खासकर अगर संक्रमित पानी या भोजन सेवन होने का और वो इन्फेक्शन फीवर का प्रमुख कारण सिम्टम, जैसे मैंने बताया, कुछ सिम्टम जो है वो वायरल में अलग तरह की होती है, बैक्टीरियल में अलग होती है, और अलग बीमारियों में और एज के हिसाब से। जैसे बाद में बात करेंगे। अगर वायरल होता है तो उसमें कमजोरी, शरीर में दर्द, काफी सिर का दबना, वीकनेस वगैरह, ये वायरल के लक्षण है। डायरिया, वोमिटिंग और स्किन ड्राई वायरल के लक्षण है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो सिस्टम से रिलेट करता है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें हाई फीवर, वो ये सर आपकी ना फीवर के आवाज साथ ब्रेक आएगा, हो रही काफी है थोड़ी। जी सैफ सर आपकी वॉइस बैक्टीरियल ब्रेक हो इन्फेक्शन रही है। में अभी भी हो रही है ब्रेक। अभी ठीक है सर। अब ठीक है सर। हेलो, अभी आ रही है? हाँ जी हाँ अब जी आ हाँ रही जी। है सर। हाँ ना? बैक्टीरियल, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, इसमें रात के समय सर्दी काफी लगना और जाड़े के साथ आना। इसी प्रकार मलेरिया का जो फीवर आता है उसमें एक खास पैटर्न होता है, उस हिसाब से भी मलेरिया को बांटा है, टर्शियन, जैसे हर तीसरे दिन। और इसी तरीके से अगर फीवर के साथ रैशेस होता है तो उसमें भी अलग अलग पॉक्स, अगर अलग अलग वायरल, जिसको रैश के साथ फीवर आता है, अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे फीवर पहले है, रैश बाद में है, रैश पहले है, फीवर बाद में है, इस तरह का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ साथ कुछ इलाकों में मेनिंजियल फीवर, जो कि काफी इंडिया में भारत को अगर देखा जाए तो कॉमन है, जैसे मेनिंजाइटिस, मेनिंगोइनकेफेलाइटिस, स्पेशली बच्चों, खासकर बच्चों में जो है ये काफी पाया जाता है। फीवर में अब हम अगर टेस्ट की बात करें, जांच की बात करें, तो उसके कारण के लिए जैसे वायरल में है, तो 2-3 दिनों में अगर आप कोई टेस्ट कराएंगे तो उसमें सारी संभावना है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, क्योंकि वायरल का अपना एक कोर्स होता है कि 2-3 दिन से लेकर 5 दिन तक, जितना उसका वायरल जो पॉजिटिव एजेंट है उसका जितना लाइफ साइकिल होता है उतने दिन तक उसके सिम्टम रहते हैं, उसके बाद वो खुद से सबसाइड हो जाता है। फिर भी इसमें क्या जरूरी बात है कि आपको फीवर में टेस्ट से ज्यादा आपको जनरल सिम्टम, जो आपके सामान्य लक्षण, उस पर ज्यादा फोकस करने की, ध्यान देने की जरूरत है कि कितनी कमजोरी है, ब्लड प्रेशर वगैरह कैसा रह रहा है, टेम्परेचर कितना जा रहा है, टेम्परेचर की वजह से कॉन्शियस लेवल, थोड़ी कॉन्शियस लेवल में तो दिक्कत तो नहीं आ रही है। टेस्ट की बात करें, पहले हम लोग कुछ रूटीन टेस्ट करते हैं। एक जनरल तौर पे देखा जाए तो कुछ बीमारियों का खास टेस्ट इलाके के हिसाब से, जैसे आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सब पीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट है। में बैक्टीरिया को अगर कॉज अगर लग रहा है तो उसमें ब्लड, यूरिन, कफ, इन सब के कल्चर की जरूरत है। अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लूज मोशन वगैरह ज्यादा हो रहा है, सर आपकी स्क्रीन एग्जिट हो गई है, दोबारा शेयर कर दीजिए। एक कॉमन टर्म है जिसको फीवर पैनल बोलते हैं, जो कि अलग अलग सर स्क्रीन शेयर जगह के कीजिए हिसाब दोबारा। से अलग प्रोटोकॉल स्क्रीन है, शेयर नहीं हो रही है सर। उसमें विभिन्न बीमारियां इंक्लूड करके उसका टेस्ट किया जाता है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर, एक बार दोबारा कीजिए। अभी आ रही है? 1 सेकेंड सर, अभी शो नहीं हो रही है। हेलो। आपने शेयर तो किया है। 1 सेकेंड। आगे है सर, शो हो गई है सर। ठीक है।
तो जैसा हम इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे थे, अलग अलग, जैसा मैंने बताया फीवर पैनल, इसके साथ कुछ बेसिक टेस्ट जैसे रूटीन टेस्ट होता है जिसमें सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, किडनी फंक्शन, रूटीन लीवर फंक्शन, जैसे कि डेंगू में 6 दिन के फीवर के बाद लीवर का शुरू हो जाता है, लीवर के लीवर फंक्शन, लीवर एंजाइम वगैरह धीरे लग जाते हैं। इसी तरह से जो फीवर अगर 4 से 5 दिन हो गया फिर भी जो है उसका कोई एक क्लियर कट डायग्नोसिस बन रहा है, तो फिर हम कल्चर की तरफ आते हैं, जैसे ब्लड, यूरिन, स्प्यूटम। अगर मेनिंजियल फीवर, मस्तिष्क ज्वर या मेनिंगोइंटेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें सीएसएफ, जो कि लंबर पंक्चर के जरिए सीएसएफ फ्लूइड निकालकर उसका एनालिसिस किया जाता है। ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन के बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इमेजिंग, जिसमें कि एक्सरे, सीटी स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह की अलग अलग विभिन्न मोडालिटीज हैं। चेस्ट एक्सरे अगर खांसी के साथ है, लंबे समय तक खांसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, अगर खांसी है नहीं है तो भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो एक्सरे का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अल्ट्रासाउंड अगर फीवर 4-5 दिन से ज्यादा हो गया है और पेट में दर्द है, पेट में कहीं पर सूजन आ रहा है या ठीक से गैस वगैरह नहीं आ रहा है, तो लीवर और स्प्लीन को बेसिकली देखते हैं। इसके साथ साथ अलग जैसे किडनी को, गॉल ब्लैडर को, कि कहीं पर कोई हिडन या इंटीरियर कोई एब्सेस या कोई इन्फ्लामेशन तो वहां नहीं है। सीटी स्कैन अगर जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से नहीं कुछ पता चल रहा है, इस खासकर ब्रेन में कुछ अगर है, तो फिर सीटी स्कैन की तरफ हम जाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी का मुख्यतः रोल जो है, अगर इंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट का जो पेरिकार्डियम का लेयर अगर वहां कोई इन्फेक्शन होता है तो उस पर आता है। नॉर्मल कंडीशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सो जैसा मैंने बात किया कि इन्वेस्टिगेशन का जो एक पैटर्न हो गया, फीवर अगर 2 दिन या 4-5 दिन, 3 दिन से ज्यादा का हो गया है, तो बेसिक टेस्ट में सीबीसी, सीआरपी, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, एरिया और के हिसाब से डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट या टाइफीडोट, अगर इनसे नहीं आ रहा है स्क्रब टाइफस, कल्चर वगैरह की नीड पड़ती है। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर अलग अलग इलाकों में अलग अलग बीमारियां कॉमन है तो उस एरिया के हिसाब से फिर हम टेस्ट करते हैं। यूरिन भी इसमें ऐड है, मैंने बताया है, यूरिन का भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब टेस्ट के बाद आता है कि क्या टेस्ट में, अगर जो टेस्ट से ज्यादा जो सिम्टम वाली बात जो मैं कह रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। अगर 2 ही 3 दिन हुआ है, 4-5 दिन, 4-5 दिन हो चुका है, उसमें क्या देखना है कि बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, सिम्टम कैसे है। बीपी अगर लो जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कॉन्शियस लेवल जो है अगर अल्टर्ड हो रहा है, डिरेंज हो रहा है, या अगर इन्वेस्टिगेशन आपने करा लिया है और उसमें प्लेटलेट कम आ रहा है या बिलिरुबिन बढ़ रहा है, लैक्टेट ज्यादा आ रहा है, तो इन सब कंडीशन में मेरा फील्ड इमरजेंसी है, तो ये एक सेटअप है, ये एक इंडिकेशन है कि आपको जो है ना फॉरन हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर या से आपको फॉरन कंसल्ट करने चाहिए। लेकिन ये हो गया हॉस्पिटल के हिसाब से एक इमरजेंसी सेटअप। अगर इसमें दूसरा जो क्राइटेरिया या दूसरा जो कंडीशन कि एक नॉर्मल स्टेबल पेशेंट विद फीवर, एक पेशेंट फीवर विद अनस्टेबल कंडीशन, जो कि मैंने ऊपर अभी रेड फ्लैग साइन के साथ किया। तो अगर वो बुखार है बट लग रहा है कि नहीं, बाकी कमजोरी वगैरह उतनी नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर कहीं से चेक कर लिया, वो प्लस वगैरह अगर नॉर्मल रह रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें सिम्टम वाइज प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट लेनी है। उसमें अगर बुखार रह रहा है तो पैरासीटामोल या क्रोसिन, दोनों जो आप बोले अलग अलग ब्रांड के नाम से, उसके डोजिंग है एडल्ट में 500 से 1000, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आजकल 650 मिलीग्राम की भी टैबलेट आ रहे हैं, तो उसको दिन में 3 बार या 4 बार, इसके बाद बुखार अगर नहीं होता स्पॉन्जिंग करना है। और बच्चों में यही 10 से 15 mg पर केजी के हिसाब से लेना है। बुखार कंट्रोल के साथ साथ एक दूसरी काफी वाली बात ये है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना। हाइड्रेशन मतलब बॉडी
सॉल्ट्स की और पानी की कमी है। इसके लिए या तो अगर ओरल आप ले पा रहे हैं नॉर्मली तो ओरस वाली, अगर उल्टी वगैरह, शिकंजी, काढ़ा, खिचड़ी वगैरह टाइप का फूड लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर का इलेक्ट्रोलाइट और पानी का लेवल मेंटेन रहे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग घबराकर, जो कि एक चलन भी है और एक काफी कॉमन है, जिसमें आप कहीं से भी मेडिसिन शॉप में जाओ, इवन डॉक्टर्स भी अगर बुखार, सोर थ्रोट, सर्दी, खांसी लेकर आए तो एजिथ्रोमाइसिन से शुरू कर देते हैं। आइडियली इसको नहीं करना चाहिए, खासकर अगर लग रहा है कि वायरल है, क्योंकि उसमें उससे जो है ना कोई खास फायदा नहीं होने को है, बल्कि इससे एक जो इंडिया में बड़ा एक गंभीर विषय है जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि डेवलप होता जा रहा है। तो इसलिए बिना बिना किसी रिक्वायरमेंट के एंटीबायोटिक का नहीं लेना चाहिए। एनसेट्स में जैसे ब्रूफेन या डिक्लोफेनेक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खासकर वायरल फीवर में। ये उल्टा जो है ना आपके अंदरूनी ऑर्गन्स को, इन सब पे वो बुरा असर पड़ता है। बॉडी ऑलरेडी कमजोर रहती है और प्लेटलेट और बॉडी का लोड ये सब भी कम रहता है, तो इसमें एनसेट आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, ना कि फायदा करेगी। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिसिन का उतना ज्ञात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो खुद से मेडिसिन लेने से परहेज करें। बल्कि आजकल तो काफी सारे, जैसे हम ही लोग है, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी फिजिशियन को विजिट कर सकते हैं, कि कम से कम आपको जो है ना बिना अगर उस चीज की जानकारी नहीं है तो आपको उस शरीर को अननेसेसरी, अनावश्यक दवा लेने से नुकसान ना हो। अब जैसा कि मैंने बोला और पिछले स्लाइड्स में भी, आपको फीवर का जो है ना, अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है, ज्यादातर कारण में वायरल होता है जो कि मेडिसिन से खुद से रिजॉल्व हो जाता है। अगर फीवर कंटिन्यू कर रहा है तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, फीवर का पैटर्न जानने की जरूरत है। अगर डेंगू है मिसाल के तौर पर, तो डेंगू की जांच वगैरह कराने की जरूरत है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है शुरू के टाइम में, और बॉडी को हाइड्रेट रखना, मेंटेन एनर्जी शरीर का मेंटेन करना है, बरकरार रखना है। मलेरिया अगर डायग्नोज हो जाता है तो जैसा मलेरिया की दवाइयां होती है वो लेना है, किसी हेल्थ केयर वर्कर या किसी डॉक्टर के सलाह पर ही। इसी तरीके से डिफरेंट अलग अलग बीमारियां हैं जिनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट और अलग अलग दवाइयों की जरूरत होती है। मैम प्लीज म्यूट इंटेरिक संजय फीवर, जी। जिसको टाइफाइड बोलते हैं, उसका भी अपना अलग टेस्ट है। विडाल टेस्ट पहले के जमाने में होता था, अभी टाइफीडोड ज्यादा कॉमन है इन्वेस्टिगेशन, जो कि ज्यादा सटीक है। तो जैसा रिस्पॉन्स आता है, जैसा रिजल्ट आता है, उसी के अनुसार एंटीबायोटिक वगैरह शुरू करनी चाहिए। सपोर्टिव आता है जब, अगर मैंने वो जो रेड फ्लैग साइन बताया था कि अगर शरीर काफी कमजोर लग रहा है, बीपी कम हो रहा है, ऑक्सीजन लो हो रहा है, उस कंडीशन में इंट्रावेनस लाइन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो कुछ नहीं करना है। अगर ऑक्सीजन तब जरूरत पड़ती है जब लो होता है सैचुरेशन, तब। ये दोनों हॉस्पिटल से रिलेटेड है। उससे ज्यादा अगर आप एक नॉर्मल फीवर है, बाकी आपकी कंडीशन ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, हाई कैलोरी डाइट लेनी है, प्रोटीन इंटेक भी लेनी है। यूरिन आउटपुट, वाइटल साइन में बीपी, पल्स वगैरह मॉनिटर करना है, और अपना फ्लूइड बैलेंस, कितना आप खा रहे हैं, कितना आप ले पा रहे हैं, उस पर उसकी जो है ना उसकी रेगुलर चेकअप, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। और एक जनरल एक ये संदेश ये है कि अपने आसपास, अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखें, कैसे साफ रखें, इस पर आवश्यक ध्यान देने की जरूरत। सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग पोस्टर, अलग अलग मैसेजेस के द्वारा आता रहता है। हम जानते भी हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको अडेप्ट करने की जरूरत पड़ती है। पानी को जमने नहीं देना है, अलग अलग जो है ना मॉस्किटो के लिए जो है छिड़काव करना है, मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करना है। और ये जो तीन चीज है, स्पेशली इसमें पहला हैंड हाइजीन, जो कि कोविड कोरोना ने सिखाया भी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस को भी बताया है। हैंड हाइजीन को जितना हो सके, जहां से ज्यादा हो सके, अपने को जो है हैंड हाइजीन, हाथ को साफ सफाई का ध्यान रखना है, खाने की सफाई रखनी है। पानी का जो है ना, पानी और खाने से भी इन्फेक्शन का काफी कॉमन कारण है, उसकी भी हमें ख्याल, उसका भी ख्याल रखना है। और अर्ली हेल्थ केयर स्कीम, जैसा कि हमारा ये मैसेज है कि आप जियो मित्रा से जुड़ें और
हमें कांटेक्ट करें। अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा रहता है या फीवर रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उल्टी होती है, या किसी भी तरह की आपको कोई ऐसा आता है कि मुझे फीवर है या कोई भी बीमारी है, हमें हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर की जरूरत है, तो आप हमसे कंसल्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। काफी इंफॉर्मेटिव रहा आपका, जो आपने टॉपिक के बारे में समझाया, फेब्राइल सीजर होता क्या है, फाइब्रल इलनेस होता क्या है, और इसमें किस किस प्रकार के फीवर्स आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ फीवर क्या है। तो सभी हेल्थ पार्टनर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी फीवर हो, डेंगू, मलेरिया, एंटेरिक फीवर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर अभी आपने मीटिंग में बोला कि जैसे किसी को फीवर रहता है तो उसको आप ये जो पैरासीटामोल 500 650 mg दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ डाइक्लोफिनेक वगैरह कोई आप अलग से मेडिसिन मिक्स मत कीजिए। तो सर अगर जैसे किसी को वायरल रहता है या फिर तेज बुखार रहता है तो उसके उसमें क्या होता है सर कि उनको पेन बहुत ज्यादा होता है, किसी का सर दर्द भारी रहता है, तो सर उसके अंदर नेप्रोक्सन 250 mg दे सकते हैं ना सर, कि वो भी सेफ नहीं रहता है सर? देखिए, आइडियली तो उसको अवॉइड करिए, ठीक है। अगर रह रहा है, पारस से नहीं अगर जा रहा है, अगर यंग हेल्दी एडल्ट है, उसको कोई कोमोर्बिडिटी जैसे भी शुगर, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट नहीं है, हम्म। तो उसको दिया जा सकता है। बल्कि उसको देने से पहले आप स्पॉन्जिंग करें, ठीक है। हम्म। पैरासिटामोल को ही दिन में 4 बार 6 आवरली भी दे सकते हैं। एक मेफ्टल फोर्ट, आप लोग भी प्रैक्टिस में लाए होंगे, मेफेनेटिक एसिड होता है, बच्चों में भी हम्म। कभी कभी लोग देते हैं फीवर के साथ, पैरासिटामोल के साथ मिलाकर दे हम्म। सकते हैं। लेकिन ये जो आपने बोला नेप्रोक्सन होगा, स्पेशली एक्सट्रीम ऑफ एजेस बच्चों में तो, और जो सीनियर एडल्ट है ना, उनको आइडियली जो है ना, उनको नहीं देना चाहिए। बड़ों के लिए बोल रहा हूँ सर, बड़ों में तो नेप्रोक्सन दे सकते हैं, बहुत सिर दर्द तो बहुत तेज होता है लोगों को, जैसे वायरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे डेंगू हम्म। वगैरह हो जाता है, तो उसमें सिर बहुत पकड़ता है सर, बुखार हो। नहीं, हाँ, नहीं, वायरल में अवॉइड करना चाहिए, ये मतलब मेरा सुझाव है। स्पेशली डेंगू अगर डायग्नोज हो गया, प्लेटलेट वगैरह घट रहा है, तो उसको नहीं देना चाहिए। जी। एक और सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे एडल्ट में बुखार फीवर बहुत तेज रहता है, मान लीजिए 100 डिग्री या फिर 102 103 के लगभग है एडल्ट में अगर, तो सर जैसे हम 102 के लगभग रहता है तो हम उनको गीले कपड़ा भी वो बोलते हैं इनके सिर पे रखो, इनको थोड़ा गीला भी कर दो। उसके बावजूद भी अगर टेम्परेचर डाउन नहीं होता तो फिर हम पैरासीटामोल इन्फ्यूजन देते हैं उसको, 20 मिनट्स में उसको हम खत्म करते हैं। उसके बाद फिर एनएस लगाते हैं, उसके जो पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके 1.5 ग्राम या फिर 4.5 ग्राम जो ऐड करते हैं। तो सर इसमें भी कुछ डिफरेंस रखना चाहिए, उसके बाद में डीएनए सारे लगाने चाहिए, या फिर जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक वेट करना चाहिए हमें? आपने 1.5 ग्राम से 4.5 ग्राम क्या बताया, जो पिप्जो वगैरह बताया, या क्या किसका डोज हाँ, बोला आपने? पेशेंट के जैसे सिम्टम्स है, पिप्जो 4.5 भी देना पड़ता है कभी, या फिर कभी सिप्रोक्सन टेजाबेक्टम, सिप्रोक्सन आप 1.5 ग्राम। राइट, आपकी बात सही है, लेकिन इतना मतलब स्टार्ट में ही जो है ना, इतना हाई एंटीबायोटिक अनटिल डायग्नोसिस कुछ नहीं बने, कोई कल्चर रिपोर्ट कुछ ऐसा, इब्जो वगैरह जो है ना, थोड़ा रिजर्व ड्रग है। हाँ, अगर एक्सट्रीम ऑफ है उसको, मतलब एक्सट्रीम ऑफ एजेस वाला कोई नॉन डायबिटिक हाइपरटेंसिव कार्डियक डिजीज वगैरह है, ठीक है, हम्म। काफी हाई ग्रेड फीवर है, एकेआई में अभी नहीं गया है, तब हम्म। उसमें भी क्या है, रिकमेंडेशन कि पहले आप कल्चर लें, ठीक है। क्योंकि वो जो आप कंडीशन बता रहे हो ना, वो सेप्सिस प्रोटोकॉल वाला हो गया, ठीक है। उसमें पहले आप पैन कल्चर, यूरिन का, एटलीस्ट यूरिन और ब्लड का कल्चर ले लें, तब फर्स्ट डोज ऑफ पिप्जो दें। लेकिन एक जनरल अगर फीवर है, एक हेल्दी एडल्ट है, तो उसको आप स्टार्ट में ही पिप्जो आइडियली नहीं शुरू करना चाहिए अंटिल कल्चर नहीं है। दूसरी चीज जो आपने जो ये स्पॉन्जिंग, जो ठंडे गीला कपड़ा, उसका जो पैटर्न है ना, वो जो हम शुरू से देखते हैं सिर पे रखना, वो सही है। उससे ज्यादा जरूरी है कि एक्जिला में और इंग्यूइनल रीजन में आप आइस आइस या ठंडा पानी की पट्टी वहां पर रखें, उससे फीवर जल्दी कंट्रोल होने का चांस रहता है। और सर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, जैसे हम तो नहीं करते हैं, जैसे सर
फीवर वगैरह जब भी आता है या फिर आईवी दें या फिर उसको मेडिसिन पे दे रहे हैं, तो सर उसमें जो स्टेरॉइड ड्रग रहती है उनको कहाँ तक अवॉइड करनी चाहिए या फिर ना देना चाहिए? जैसे डेक्सोना हो गया है, बेटनेसाल हो गया है, कोई मिथाइलप्रेडनिसोलोन भी देते हैं, तो सर इनको कहाँ तक अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अभी जो मैंने टॉपिक जिस पर डिस्कस किया ना, उसमें दो ब्रॉड डिवीजन है जो मुख्य अलग अलग आता है। एक है स्टेबल पेशेंट विदाउट एनी कोमोर्बिडिटी, ठीक है, हम्म। और हो गया कि अनस्टेबल पेशेंट जो कि काफी सीरियस लग रहा है या उनको पहले से ढेर सारी बीमारी है। ये दो लाइन हो गया, ठीक है। तो आइडियली ये जो आप बता रहे हो ना, ये देखना और ये सब ना, ये वो कंडीशन कंडीशन डिपेंड करता है। अब जो मरीज ओरल ले सकता है, फीवर ही अभी हुआ है, उसको नहीं है, कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो उसको तो स्टेरॉइड पेन नहीं लेना चाहिए। किसी को अब मिसाल के तौर पर किसी को मेनिंजाइटिस आ रहा है, कल्चर वगैरह हो गया है, काफी स्वेलिंग है, उसको साथ में ऐड किया जा सकता है। या कोई आस्थमा का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, उसको निमोनिया हो रहा है, तो क्योंकि उसको साथ साथ जो है ना, उसका जो फ्लेयरिंग अप हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, उसको आप उसका जो हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, उसमें उस तरह की कंडीशन में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, बल्कि वो मरीज को और नुकसान पहुंचाएगा। जी सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर विकास कुमार सर, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे सर? आपका मैसेज आया था। जी सर को नमस्कार। नमस्कार। सर सभी हेल्थ पार्टनर को हमारी तरफ से सर नमस्कार। जी जी। जी सर, देखते हैं कि अभी अभी सर जितना भी हम रीजन देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड हो जो भी है, उसमें प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डाउन दिखने के लिए मिलता है। इसके बाद सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि जितने पेशेंट को सीआरपी का जैसा करवाते है हैं। ना, सीआरपी तो आपको इंडिकेट कर ही रहा है कि वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को क्या किस हद तक जा रहा है। सीआरपी का मेन रोल है ना, जैसे कोई बीमारी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम चेक करना है कि उससे बॉडी का जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी को, उसका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सपोज किसी को स्टार्ट में सीआरपी 8-10 आया, ठीक है, आपने दवाइयां ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, एक हफ्ते बाद आपने सीआरपी रिपीट किया, अगर सीआरपी अब कम होता जा रहा है, इसका मतलब ट्रीटमेंट असर कर रहा है, काम कर रहा है। अगर वो बढ़ रहा है, इट मीन्स कि कहीं पर जो है ना, वो फिर जो है ना, फिर आपको फिर फर्दर ना टेस्ट या फर्दर काम ट्रीटमेंट में सर का, काम तो हो ही जाता है। मतलब मेन है कि विडाल पॉजिटिव भी आ रहा है, सीआरपी ये साल बढ़ा हुआ आ रहा है, प्लेटलेट कौन कभी कभी देखते हैं 18,000 20,000 आ जा रहा है। लेकिन पहले था कि डेंगू में बेड पकड़ लेता था पेशेंट, लेकिन 18,000 20,000 पेशेंट को है, लेकिन तब 3 पेशेंट चल रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 हाँ, साल से लेकिन हम वो देख रहे हैं। 20,000 25,000। हाँ, डेंगू स्पेसिफिक, अगर सिर्फ डेंगू की बात की जाए तो उसमें मेनली जो है ना, हाइड्रेशन, आप शरीर का ऐसा नहीं है कि 10-15 हजार आ गया और कहीं कहीं ब्लीडिंग नहीं है तो उसको प्लेटलेट चढ़ा देना है, ठीक है। अगर 25-30 हजार भी हो, अगर कहीं ब्लीड कर रहा है तब तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है। अदरवाइज मॉनिटरिंग की ही ज्यादा जरूरत नहीं होती नहीं, है। ऐसे 7 से 8 ऐसे दिन तक डेंगू का है। जी 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 जी। जी बोलिए। हाँ, मेन है कि देखिए प्लेटलेट का नौबत नहीं आता है। मैंने तो देखा है कि अभिषेक सर एक दो बार एडवाइस भी किए थे हमको, लगता है फिजियो में डेक्जेट फवारस का घोल तुलसी का पत्ता सब चलवाए थे। हाँ हाँ बीच में हाँ। शुरू में तो बहुत ज्यादा था कि हम्म। मतलब प्लेटलेट का भी जरूरत पड़ता था, सर बताते थे। लेकिन फिर जब से देखे सर कर रहे हैं, लेकिन लेकिन सर अगर 95 केसेस को अगर देखते हैं ट्रैफिक, तो सब में प्लेटलेट डाउन आ रहा है। ये हमको लगता है कोरोना काल जब से आया हाँ, तब तो से हमको प्लेटलेट तो लगता है उसमें डेंगू में, हाँ, ये प्लेटलेट डाउन वायरल डिजीज में होता ही है, सिर्फ डेंगू में ही नहीं, तकरीबन सब में। डेंगू में ज्यादा तेज, क्योंकि वो उसमें जो है ना, वो सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, और 7वें 8वें दिन तक जो है ना, फीवर के प्लेटलेट लो जाता है। फिर 7-8 डे के बाद जो है ना, फिर से वो बॉडी खुद जो है ना, अगर वो रिकवर कर रहा है तो फिर प्लेटलेट फिर से बढ़ने लग जाता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कमलेश कौरव जी। सर, इनका क्वेश्चन है, स्कैब टाइफस का ट्रीटमेंट एंड डोज ड्यूरेशन क्या होगा? इनका कमेंट आया है सर का। स्क्रब टाइफस, हाँ,
उतना मतलब कॉमन तो नहीं आता है, बट उसमें वही है कि अगर ये सारा चीज नहीं है, अगर डेंगू मलेरिया टाइफाइड नहीं आता और तब स्क्रब टाइफस अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करना ही है। ठीक है। हेलो। यस सर। डॉक्टर कमलेश गौरव सर, आप और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए सर। हेलो। जी सर, पूछिए। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी सर सर। इस वक्त पॉजिटिव बोलिए। पॉजिटिव आता है और लंबे समय 3 दिन फीवर नहीं आता, हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो ऐसे में उसकी डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह की बॉडी वेट के हिसाब से डोजेज वगैरह क्या रहेंगे, कुछ बता पाएंगे सर? एक एक बार फिर से बोले तो। अगर टाइफाइड इसका आपकी पॉजिटिव आवाज थोड़ी। हाई ग्रेड फीवर रहता है जी जी, 3 दिन फिर से से बोलिए। ज्यादा, हाँ टाइफाइड स्क्रब हाँ। सर, टाइफाइड स्क्रब पॉजिटिव आता है, ग्रेड फीवर 3 दिन हम्म। होने लगते हैं, तो ऐसे में डॉक्सीसाइक्लिन कितने दिन हम्म। अब तक यूज किया जा सकता है, ये पूछ रहा हूँ यार, उसका वो कोई उपचार जो रहे। देखिए, एक जो जनरल जो ट्रीटमेंट का प्लानिंग वही रहता है कि पेशेंट ओरल ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ठीक है। अगर ओरल ले जी पा रहा है, हाइड्रेशन मेंटेन है और स्क्रब टाइफस पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो जी उसमें अजिथ्रोमाइसिन या अजिथ्रोमाइसिन ओरल दे सकते हैं। ठीक है। अगर अगर वो नहीं, अगर ओरल ले पा रहा है तो फिर तो इंट्रावीनस पर आएंगे, तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन रिकमेंडेड है और साथ में अजिथ्रो भी दे सकते हैं। मेनली उसका बाकी जो है ना, वही उसका हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन रखना है, स्लाइन वगैरह, यूरिन आउटपुट वगैरह देखना है, किडनी फंक्शन को मॉनिटर करना है, एलएफटी को मॉनिटर करना है, ये सब करना है। जी, ठीक है सर। ओके। बट उसको थैंक चलाने यू के लिए वही उसका रिजल्ट, उसका जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आना चाहिए। जी जी सर, तभी बोलो पॉजिटिव आने के बाद सर। थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो। यस सर, बी एस यादव जी पूछिए। अच्छा। अरे हेलो। हाँ सर, हाँ जी पूछिए सर, सर। थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। अरे ये डेंगू में कौन से एंटीबायोटिक से ज्यादा रहती है, डेंगू फीवर में? देखिए देखिए, डेंगू में जो है ना, एंटीबायोटिक नहीं रिकमेंडेड है, खासकर शुरू के दिनों में तो बिल्कुल नहीं है। डेंगू में पहले मेनली जो है ना, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, बुखार को नहीं बढ़ने देना है। हाइड्रेशन मेंटेन के लिए अगर ओरल ले पा रहा है तो लिक्विड फॉर्म में ओआरएस वगैरह सब देते रहना है। ठीक है। ओरल नहीं अगर ले पा रहे हैं तो इंट्रावेनस देने की जरूरत पड़ती है। और टाइम टू टाइम हर दूसरे तीसरे दिन इनका सीबीसी में जो है ना, स्पेशली प्लेटलेट और टोटल काउंट, इसमें क्या होता है ना, हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, पीसीबी वगैरह बढ़ने लग जाता है। तो एंटीबायोटिक की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, डेंगू के साथ कोई और चीज साथ में कभी कभी होता है कि डेंगू टाइफाइड एक साथ हो गया, या कोई साथ में अगर ओल्ड है, बेड बाउंड है, तो उसको डेंगू डेंगू के साथ निमोनिया भी हो गया, फिर उसको कवर अप करने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है। अगर सिर्फ डेंगू है तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्सीसिलीन वगैरह दे सकते हैं नॉर्मली में, कौन ओरली? सी? डॉक्सीसिलीन वगैरह, डॉक्सीसिलीन कैप्सूल ओरली में? डॉक्सीसाइक्लिन या एमोक्सिसिलिन, क्या बोला आपने? डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्सीसिलीन। सर। डॉक्सीसाइक्लिन ना। देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन का भी वही, जैसे मोना है, मैंने बोला कि अगर साथ में मतलब यूरिन इन्फेक्शन, यूजुअली डॉक्सी वगैरह यूसिल फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह में होता है, या साथ मतलब डेंगू के साथ कोई और भी इन्फेक्शन अगर आपको लग रहा है या है, तभी देना चाहिए एंटीबायोटिक, अदरवाइज उसका रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर बीपी गुप्ता, ओपी सोलंकी जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रदीप मौर्य, बरेली से सर, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर।
हाँ जी। सर ट्यूबरकुलोसिस के केस में फीवर अप डाउन क्यों होता है सर? मतलब टीबी वाले पेशेंट को फीवर क्यों आता है सर? ये टीबी का जो है ना, टीबी का एक शुरू से जो चला आ रहा है, अब जो आज से 25 30 साल 40 50 साल पहले जो टीबी का कंडीशन था और अब के कंडीशन में काफी फर्क है, ठीक है। वो पहले जो था कि काफी क्रिटिकल, काफी वैसा, वो अब है नहीं। अभी जो टीबी का जो खतरा वाला है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अच्छा, फीवर का है कि टीबी में यूजुअली हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, यूजुअली लो ग्रेड ही होता है फीवर। खासकर एक्यूट, अगर वो मतलब जिसको बोलते हैं कि वो इन्फेक्टिव फेज में है, जो उसमें जो उसका गॉन्स फोकस वगैरह बनता है, उस फेज में है, तभी हाई फीवर आता है। क्योंकि बैक्टीरिया अपने को जो है ना वो शरीर में और फैलने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन में फीवर आता है। अदरवाइज टीबी में लो ग्रेड ही फीवर रहता है, हल्का हल्का वीकनेस। टीबी के साथ अगर निमोनिया हो गया, यूजुअली क्या होता है ना कि टीबी इम्यूनिटी लो कराता है, और टीबी के साथ एड्स, एचआईवी हो या हेपेटाइटिस हो या और कोई कॉम्बिनेशन मिलकर जो है ना, वो फिर जो है ना फीवर हाई कराता है। ओके, थैंक यू। प्रदीप मौर्य जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछ सकते हैं सर से। DRX प्रदीप मौर्य। हाँ जी सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार सर, नमस्कार। क्वेश्चन पूछिए। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे इस टाइम में ये फीवर आता है सर, पैरों में पेशेंट आते हैं तो कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये हम्म। मतलब बिना बुखार के भी बहुत दर्द होता है तेजी से, जो पैरों के नीचे। हाँ, ये है ना, ये बॉडी में देखिए, फीवर का क्या है ना कि अगर किसी बैक्टीरिया वायरस होता है ना, वो इंडोटॉक्सिन टॉक्सिन्स रिलीज करती है, ठीक है, बॉडी में। तो बॉडी, अब इसको सेलुलर लेवल पर जाने वाली बातें हैं कि टॉक्सिन बॉडी रिलीज, एक बैक्टीरिया या वायरस टॉक्सिन रिलीज करेगा, उसके रिस्पॉन्स में ह्यूमन बॉडी है ना वो एंटीबॉडी वगैरह जनरेट करता है, जो कि मतलब एक तरह से कह लें कि सेलुलर लेवल पर हाँ एंटीबॉडी या टॉक्सिन के बीच की लड़ाई बोल लीजिए, ठीक है। तो उसमें बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। दूसरा कारण होता है कि इसमें शरीर से जो है ना नमक, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम और पोटेशियम पोटेशियम की कमी होने लग जाती है। तो उस वजह से क्रैम्स या जो हाथ पैरों में जलन का जो है ना, ये जो सिम्टम है, उसी तौर पर आता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर है जिनका क्वेश्चन है, सर से पूछ सकते हैं। न्यू लाइफ हेल्थ केयर। सर आप पूछिए क्वेश्चन। और कोई हेल्थ पार्टनर जिनका क्वेश्चन है तो आप अपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। न्यू लाइफ हेल्थ केयर सर, आपका क्वेश्चन था, पूछिए सर आप, अगर क्वेश्चन है तो। सर डेंगू जो है सर, एक टाइम में ऐसा हुआ था कि डेंगू से काफी पेशेंट्स की डेथ हुई थी। हम्म। तो सर डेंगू का प्रकोप जो रहा है काफी जो है क्रिटिकल रहा है। और सर अभी भी डेंगू वाले जो मरीज हैं जिनका डेंगू कंट्रोल हो गया है, तो सर उनमें हम्म। समटाइम्स जॉइंट पेन रहता है सर। हम्म। तो ऐसा हो सकता है कि उनको डेंगू के सिम्टम्स दोबारा आ रहे हैं, या फिर उनको कि डेंगू की वजह से रिमेटॉइड अर्थराइटिस या किसी भी प्रकार का कि जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है सर, क्योंकि डेंगू वाले मरीज जॉइंट पेन की समस्या बताते हैं 2 2 3 3 साल तक भी। हाँ, डेंगू को, जैसे डेंगू का दूसरा नाम ही है डेंगू ब्रेक बोन फीवर या डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो ये जो डेंगू का टॉक्सिन वगैरह होता है ना, जो प्लेटलेट लो कराता है, तो इसमें तो ज्वाइंट में पेन वगैरह रहता ही है। देखिए, डेंगू का है ना कि अगेन वंस अगेन कि अगर कोई पहले से किसी की पेशेंट की इम्यूनिटी लो है, या उसको वो ऐसे सराउंडिंग, ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पर उसका ओरल इंटेक कम है, हेल्थ हाइजीन का प्रॉब्लम है, जनरल हाइजीन का प्रॉब्लम है, ठीक है,
उसको डेंगू रिकरेंट बार बार भी हो सकता है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। डेंगू अगर परसिस्ट करता है तो आईज में भी प्रॉब्लम आता है, आर्थराइटिस भी, अगर मतलब उसको हर साल अगर डेंगू हो रहा है तो होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए जो है ना, दवाइयाँ वगैरह तो अपनी जगह है, साथ में जो एक एक पब्लिक हेल्थ वाला एक मैसेज होता है कि अपना हेल्थ हाइजीन, अपना हेल्थ, इन सबको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, अगर उस पर ध्यान देंगे तो डेंगू का होने का चांस खतरा कम रहेगा। ओके। और सर आपने एक बढ़िया पॉइंट बताया था कि एंटीबायोटिक जो है बिना डॉक्टर के सलाह के ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो सर कि फीवर 5 to 7 डेज है या फिर 7 डेज से ऊपर भी लगातार फीवर हो रहा है, क्या एंटीबायोटिक लेना सेफ रहेगा? और सर ऑलरेडी पेशेंट जो है 650 mg पैरासीटामोल, ठीक है, ये ले रहा है, तो सर क्या लेना ये सेफ रहेगा सर? देखिए, जैसे मैंने बोला कि अगर फीवर 3 से 5 दिन के बाद कंटिन्यू कर रहा है तो उसमें सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन, जांच कराना चाहिए। ठीक है, जांच में तो क्लियर आ जाएगा कि डेंगू है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है कि क्या है, क्या कारण हो रहा है फीवर का। तो जैसा टेस्ट बताएगा अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलना चाहिए। अगर डेंगू है तो डेंगू के अनुसार चलना चाहिए। यूजुअली अगर बैक्टीरियल है तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक का रोल है। जो आप सपोज कोई किसी को क्लियर कट यूटीआई लग रहा है, ठीक है, और कल्चर में कोई बैक्टीरिया आ रहा है यूरिन में, अगर कल्चर नहीं भी आया, यूरिन में मल्टीपल पस सेल आ रहा है, ठीक है, 3 दिन हो चुका है, पस सेल आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फेक्शन है यूरिन का, तो उसमें तो एंटीबायोटिक बिल्कुल चलना चाहिए, कल्चर के साथ चले और बेहतर है। इसी तरीके से अगर कफ है, कफ में काफी व्हाइट कलर का स्पूटम आ रहा है, फीवर 4-5 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं निमोनिया का निमोनिया के लक्षण है, उसमें भी कल्चर करा लें, साथ में एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। तो ओके सर, एंटीबायोटिक। थैंक यू। जी जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एस के सिंह जी का, इंसेफ्लाइटिस के बारे में बताइए। हाँ हाँ, वो मैंने देखा, मैसेज में आया था। इंसेफेलाइटिस काफी गंभीर बीमारी है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। उसमें तो वहाँ जापानीज इंकेफेलाइटिस का भी था, फिर मेनिंगो इंकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, तीनों लगभग सेम चीज, तीनों का प्रेजेंटेशन सेम होता है। ये अपने आप में एक अलग लंबा विषय है, स्पेशली ये मेनिंजाइटिस किस उम्र में, खासकर बच्चों के केस में, किस एज में कौन सा बैक्टीरिया होने का संभावना है। ठीक है, एक हमें जो इमरजेंसी मेडिसिन में जो ट्रेनिंग या पढ़ा है, एक जनरल है कि कोई भी अगर, क्योंकि मेनिंजाइटिस का पेशेंट जो है ना उतना नॉर्मल नहीं होता है कि वो ओरल दवाइयों पर चले, उसको भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो कम से कम इंट्रावेनस इंजेक्शन की जरूरत होती है। तो एक जनरल अप्रोच होता है कि कोई भी एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले आप कल्चर ले लें और एंटीबायोटिक शुरू कर दें। ब्लड उसमें जो है ना, ब्लड यूरिन के साथ साथ जो है ना, अगर क्योंकि मेनिंजाइटिस का पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम, वोमिटिंग लेकर आएगा, मेनिंजाइटिस के साइन ही वही है, तो उसमें आपको जो है ना किसी हेल्थ केयर वाले जगह पर जाना होगा, क्योंकि घर पर आकर सीएसएफ का जांच लंबर पंक्चर नहीं हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस में यूजुअली सीएसएफ का टेस्ट होता है, सीएसएफ के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक चलती है। एक वो जो सेप्सिस प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, उसमें कल्चर लीजिए, एंटीबायोटिक शुरू कर दीजिए, साथ में सीटी स्कैन कराया जाता है कि देखने की कि कोई और कारण की वजह से तो मेनिंजाइटिस नहीं है। ओके। और सर जैसे कि इंसेफ्लाइटिस का जो अर्ली सिम्टम्स होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है सर। बिल्कुल और सर इससे ब्रेन में जो है काफी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को सर। हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, तो सर जैसे हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो कि ऐसे पेशेंट को अगर दौरे भी आ सकते हैं सर, दौरे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सीजर। बिल्कुल, बिल्कुल आ सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? देखिए काफी अच्छा मौका है क्योंकि फेब्राइल इलनेस बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक है और ये बीमारी सभी जगह है, और बड़ी बड़ी बीमारियों का सिम्टम्स जो है वो फीवर ही होता है। तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, गुड दीपक इवनिंग गुप्ता जी सर। पूछिए सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि एंट्रिक फीवर में 21 डे पे फीवर क्यों आता है सर, इसके कारण क्या है? किसमें? एंट्रिक फीवर में, टाइफाइड फीवर में। देखिए, फीवर ऐसा नहीं कि 21 डेज पर आता है, फीवर जो है ना
वो फर्स्ट डे से ही आने लग जाता है। आपने जो 21 डेज की बात बोली ना, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में एक जनरल फीवर विद जनरल सिम्टम आता है। सेकंड में फिर जो है हफ्ते में फिर वो एब्डोमेन मतलब जीआईटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसमें अगर वो कंट्रोल में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद है ना दूसरे से तीसरे हफ्ते जाने के बाद कभी कभी इंटेरिक फीवर जो है ना फिर वो ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। तो ऐसा फीवर का 21 डेज रहना इशू नहीं है। ये है कि वो उसमें जो पॉजिटिव जो टाइफी में भी जो है ना दो तीन टाइफी वो टाइफी टाइफी पारा टाइफी अलग अलग उसके स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। तो वो चार स्ट्रेन होते हैं, सल्मोनेला टाइफी ओ, सल्मोनेला टाइफी एच, सल्मोनेला एच बी और हाँ सल्मोनेला पारा टाइफी टाइफी, एच बी हाँ। ए बी। तो उसके स्ट्रेन का वो जो टाइफी डॉट में अगर आ जाता है तो उसमें फौरन जो है ना जो उसका वहां पर जो हर जगह पहले नहीं सर, के जमाने में सेफ्ट्रैक्सोन चलता था, सिप्रोफ्लोक्सासिन चलता था, अभी भी हाई थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन वो सिफारिशोनिन ही है। उसमें फिर साथ में है ना अगर ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है तो फिर वहां पर लो डोज या इसमें ना कोई जो नहीं सर, एक्सोना का। ट्रीटमेंट सर, टाइफाइड का ट्रीटमेंट जैसे इंटेक्टिव ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मल पेशेंट जो है बॉयल वाटर ले रहा है, उसके बाद ही मेडिसिन चल रहा है, तो वो आफ्टर 7 डेज वो सबसाइड कर जाता है फीवर। लेकिन 21 डेज पे आता है, कंफर्म आता है, 110% श्योर है कि आता है सर, कई पेशेंट को मैंने देखा है सर। हाँ ये ये है ना कारण ये, क्या है? जी हाँ, ये जो आपने कहा ये अब इसको एविडेंस या आपके प्रैक्टिस में अगर वैसा आ रहा है तो ये एक अपना ये है। इसके बारे में हम क्योंकि मुझे इसका उतना ये है नहीं तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने वैसा नहीं देखा कि सबको 21 डेज के बाद फीवर आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो है ना एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स चल गया तो पेशेंट रिकवर कर जाता है। हाँ, जो रेजिस्टेंस हुआ जिसको ट्रीटमेंट शुरू में नहीं मिला उसमें वो जो आप बता रहे थर्ड वीक में आना, उसमें उसकी संभावना बढ़ जाती है। ओके सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर? सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जो काफी इम्पोर्टेंट भी है। सर प्रेगनेंसी में फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फीवर आता है पेशेंट को ना, तो सर उस केस में क्या पैरासीटामोल देना सेफ रहता है, या फिर सर उसमें कि ऐसे जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं, या ये बॉडी का खुद एक रेस्पॉन्स है प्रेगनेंसी के दौरान फीवर आना? तो देखिए कैसे नॉर्मल, हाँ कि बच्चे को भी और माँ को भी कि कैसे सेफ रख सकते हैं हम सर, देखिए फीवर आ रहा है अगर? ठीक है। प्रेगनेंसी में है ऐसा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मली प्रेगनेंसी में फीवर नहीं आएगा, ठीक, हल्का फुल्का बॉडी वार्म रहे तो वो उसको फीवर नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉर्मली फीवर नहीं आएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज मच पॉसिबल कि कोई भी मेडिसिन न दी जाए अंटिल जरूरत नहीं पड़े तब तक। एक फोलिक एसिड का ही इंडिकेशन है क्योंकि वो न्यूरल ग्रोथ को वो में हेल्प करता है। दूसरी चीज की पैरासीटामोल रिलेटिवली बाकी सब मेडिसिन के कंपैरिजन में सेफ है। अगर हाई ग्रेड फीवर रह रहा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद तो आराम से दे सकते हैं, इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दे सकते हैं अनटिल अनलेस पैरासिटामोल से एलर्जी की हिस्ट्री ना हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो इन्फेक्शन का ज्यादा कारण होता है या सेकंड ट्राइमेस्टर में भी यूटीआई होने की संभावना काफी कॉमन रहती है प्रेगनेंसी के दौरान या उसके आगे पीछे। तो अगर फीवर आ रहा है तो पैरासिटामोल तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि फीवर पे नहीं कंट्रोल होगा फिर वो बढ़ता जाएगा तो फिर वो सीजर फिट्स वगैरह कराने लग जाएगा। ओके ओके। तो सर ये बीडी चलता है या ओडी देना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, नॉर्मल डोज जो है टीटीएस एज पर फीवर कितना रह रहा है उसके हिसाब से 3 बार भी दे सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? लास्ट 1 मिनट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सर आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर। तो काफी इंफॉर्मेटिव वेबिनार रहा है आपका,
और आपने बहुत बारीकी से समझाया है फीवर के बारे में और क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए और फीवर होता है या कौन सा फीवर होता है, टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में भी आपने बताया। तो थैंक यू सर, और नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ेंगे आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ। और मैं आशा करता हूँ सभी हेल्थ पार्टनर से, डॉक्टर सैफुल्ला सर न्यू ज्वाइन किए हैं अभी जियो प्लेटफॉर्म पर, तो कि आप कि अभी से जो है परामर्श करा सकते हैं। तो सर एक बार आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप किस किस प्रकार के पेशेंट देख सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारे हेल्थ पार्टनर के लिए हेल्पफुल हो जाएगा सर। जैसा कि मैंने बोला कि मेरा जो सारा एक्सपीरियंस जो ज्यादातर है वो इमरजेंसी का है, तो मैं इमरजेंसी में हर तरह के पेशेंट आते हैं, नॉर्मल पेशेंट, स्टेबल पेशेंट से लेकर क्रिटिकल पेशेंट तक। तो हर तरह के पेशेंट, स्पेशली मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, पीडिया के जो, और क्योंकि मैंने टेली हेल्थ टेली फिजिशियन पे काम किया हुआ है मेडीबॉडी में, टाटा 1mg वगैरह में, तो कैसे पेशेंट को अप्रोच करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हर तरह का पेशेंट ला सकते हैं। इवन अगर किसी को जो है ना रिमोट एरिया में है, क्या कुछ इंजेक्शंस वगैरह या कुछ बेसिक सर्जिकल माइनर की नीड है, उसके बारे में भी आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। खास इसके अलावा भी जो क्रोनिक डिजीज, जो डे टू डे मोर्बिडिटी की डिजीज जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, और किसी को सीजर्स वगैरह की भी अगर ट्रीटमेंट या उससे भी परामर्श कराना है, उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते ओके, थैंक यू सो मच सर। और सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ेंगे हम डॉक्टर साहब के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। हैं। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी आपके समय के लिए। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू।